आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फ़हीम अहमद और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। आपको बताएंगे कि इंतखाबी कमीशन ने किया दिल्ली में इंतखाब का ऐलान और दिल्ली में 70 असेंबली सीटों के लिए एक ही मरहले में 8 फरवरी को होगी वोटिंग। JNU में तशद्दुद की तमाम बड़े लीडरों ने की मजम्मत और ईरान ने 6 आलमी ताकतों के साथ 2015 के न्यूक्लियाई मुआहदे से खुद को किया अलग। और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से की बात। इन सब पर होगी नज़र, तिजारत व मैशियत और खेल की दुनिया की भी होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान, 8 फरवरी को होगी वोटिंग, 11 फरवरी को आएंगे नताइज। दिल्ली में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज और 22 फरवरी से कबल होनी है 70 रुकनी नई असेंबली की तश्कील। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश अफराद का तशद्दुद, वाक़े के बड़े पैमाने पर मजम्मत। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर समेत JNU के साबिक तालिब इल्म S जयशंकर और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने की भी मजम्मत। JNU तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली के LG और पुलिस सरबराह से की बात, जांच के दिए अहकामात। मामले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने HRD वजारत को भेजी रिपोर्ट। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले साइकिल वॉक कार का रखा संग बुनियाद और प्रोजेक्ट से दिल्ली में बाहिफाजत आमद और रफ्त की सहूलियत के साथ ही आलूदगी कम करने में मिलेगी मदद। ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे से मुकम्मल तौर पर अलग होने का किया ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने की फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा, इराकी पार्लियामेंट ने अमरीकी फौजियों को वापस भेजे जाने की तजवीज़ की पास। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर रॉकेट हमला। दिल्ली में इंतखाबी बिगुल बज चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में 70 असेंबली सीटों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। यहाँ एक ही मरहले में 8 फरवरी को वोटिंग होगी, 11 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा, 14 जनवरी को इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके साथ ही फौरी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली में 22 फरवरी तक नई असेंबली तश्कील दी जाएगी। इस मरतबा इंतखाबात में मजमूई तौर पर 13,750 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। The notification will be issued on 14 January 2020, Tuesday. Last day of nominations is 21st January 2020. Scrutiny of nominations shall take place on 22nd January, Wednesday. Last date of withdrawal of candidature is 24th January, Friday. Date of poll is 8th February, Saturday. Counting of votes shall be done on 11th February 2020. वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में असेंबली इंतखाबात का नताइज की तारीख के ऐलान का खैर मकदम किया है। जावड़ेकर ने लोगों से अपील की कि वो इंतखाबात में BJP को वोट दें। उन्होंने आम हुकूमत पर ऐसे कई अहम ढांचाजाती मंसूबों में रखना डालने का इल्ज़ाम आयद किया जिनसे लोगों को नाफायदा हो सकता था। एक ट्रिपल इंजन अब दिल्ली के लिए चाहिए। केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में BJP सरकार और MCD में BJP का कारोबार। तो यहाँ के विकास का रास्ता तभी प्रशस्त होगा क्योंकि तरक्की में रोड़े डालने वाले अब समाप्त होंगे। मेट्रो अटकाई, वेस्टर्न एक्सप्रेस, ईस्टर्न एक्सप्रेस के में पैसा नहीं दिया। उसके साथ साथ उन्होंने आयुष्मान नहीं लाया, किसान को 6,000 रुपये देने की योजना नहीं लाई और उसके साथ साथ विकासों की प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लाई। तो बहुत सारी योजनाएं जो जनता का भला कर सकती है वो नहीं लाई और लोगों को भटकाया।
और जेएनयू में इतवार की रात तशद्दुद के बाद आज बड़ी तादाद में हिफाजती दस्ते तैनात किए गए हैं। इस दरमियान खबर है कि जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के सीनियर वार्डन ने इस्तीफा दे दिया है। जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने तलबा से अमन व अमान बरकरार रखने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि तलबा के तालीमी मफादात पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज की जाएगी। यूनिवर्सिटी सभी तलबा की तालीमी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक सहूलत फराहम करने के लिए हमा वक्त तैयार है। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनका सरमाई सेशन का रजिस्ट्रेशन बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो। जेएनयू अहाते में गुज़िश्ता सब उस वक्त तशद्दुद का वाक़या पेश आया था जब लाठियों के साथ कुछ नकाबपोश लोगों ने तलबा और असातिज़ा पर हमला किया था। इस दौरान एम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज करा रहे जेएनयू के 34 तलबा को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और इस दौरान यूनिवर्सिटी में कल हुए तशद्दुद के बाद दिल्ली पुलिस के राब्ता आम्मा के अफसरान ने तलबा और असातिज़ा के एक नुमाइंदे वफ़द के साथ आज मीटिंग की। जेएनयू जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के नुमाइंदे वफ़द ने 4 मुतालबात के साथ दिल्ली पुलिस के PRO को एक सिफारिशनामा सुपुर्द किया है। इसमें तशद्दुद में मुलव्विस लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अहाते में हुए तशद्दुद के मामले में फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत के सेक्रेटरी अमित खरे की जेएनयू के रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और दीगर अहदेदारों के साथ मीटिंग की है। इस मामले में जेएनयू के रजिस्ट्रार और प्रो वाइस चांसलर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करके उन्हें मालूमात फराहम की। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सोशल मीडिया के साथ साथ CCTV फुटेज की भी जांच की जाएगी। मामले को दिल्ली पुलिस की जराइम शाख में भेजा गया है और दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद से मुताल्लिक शवाहिद यकजा करने शुरू कर दिए हैं। और जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर धनंजय सिंह ने भी तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की है। All efforts are being made to normalize the situation in the university campus, but as the Chief Proctor of the university, I would like to appeal to every student that we are really extremely dismayed, and we are with everyone, each one of the student on the campus who have been injured yesterday, and we are with them. And I appeal to all students not to kind of listen to any kind of rumor mongering or whatever it is, and we are doing everything that we can do to restore peace and calm in the university campus. और फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने जेएनयू में तशद्दुद की मजम्मत की है। वजारत ने ट्वीट करके कहा कि वजारत के नोटिस में आया है कि नकाबपोश अफराद का एक ग्रुप जेएनयू कैंपस में दाखिल हुआ, पत्थर फेंके, इमलाक को नुकसान पहुँचाया और तलबा पर हमला किया। यह इंतहाई मज़मूम हरकत है और इस तरह के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेएनयू इंतज़ामिया ने जेएनयू में नज़्म व नस्क़ बरकरार रखने के लिए पुलिस को तलब किया है। और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जेएनयू में हुए तशद्दुद की मज़म्मत की है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि जेएनयू तशद्दुद की मज़म्मत करता हूँ, ये यूनिवर्सिटी की रिवायत और सकाफ़त के ख़िलाफ़ है। और मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने भी जेएनयू कैंपस के अंदर हुए तशद्दुद की मज़म्मत की है। निर्मला सीतारमन ने ट्वीट करके कहा कि जेएनयू बहस व मुबाहिसे के लिए और ख़यालात के इजहार के लिए जाना जाता है, तशद्दुद के लिए नहीं। मैं इस वाक़े की मज़म्मत करती हूँ। हुकूमत चाहती है कि यूनिवर्सिटी के सभी तलबा महफूज रहें। और मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने भी जेएनयू में पेश आए तशद्दुद के वाक़े को काबिल अफसोस करार देते हुए कहा कि रिपोर्टिंग और मामले को सनसनीखेज़ बनाने, इन दोनों चीज़ों में भी सभी को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। वज़ारत दाखिला ने जांच का हुक्म दिया है और ये कि एक बार हकीकत सामने आने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। The Honorable Finance Minister Jaishankar ji both have condemned any sort of violence in any institute. The Bharatiya Janata Party has also made its views known last night itself. And I think it's time that all of us, including friends from the media, would show restraint both in reporting and in sensationalizing these things. It's a very unfortunate incident. The Home Ministry has ordered an inquiry.
And I'm very confident that once the facts come out, appropriate and the severest action will be taken in the matter. और इत्तलात और नशियात के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने JNU में पेश आए तशद्दुद के वाक़ये की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए। JNU में जो कल हिंसा हुई उसकी हम भर्त्सना करते हैं। कुछ कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी और कुछ तत्व जानबूझकर देश भर में और खासकर विश्वविद्यालयों में हिंसा का माहौल तैयार करना चाहते हैं और इसीलिए इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए कि पिछले 3 दिन से जब सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया तो कौन रजिस्ट्रेशन में बाधा डाल रहा था, वहाँ सर्वर वगैरह का नुकसान किसने किया और पिछले 3 दिन से जो रजिस्ट्रेशन करने वाले सामान्य छात्र हैं उनको किसने पीटा, ये पिछले 3 दिन से चल रहा था। और कल तो बाहर से लोग आकर विद्यार्थी परिषद के और बाकी भी कार्यकर्ताओं को पिटाई की है, सामान्य छात्रों की भी। तो ये सब जांच होना चाहिए। दूसरी भी कोई हिंसा जो भी हुई है उस सभी हिंसा की जांच होनी चाहिए और अमित जी ने तुरंत आदेश दिया है, पुलिस सक्षमता से करेगी ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन जानबूझ के एक ही रात में तुरंत 10 मिनट में योगेंद्र यादव वहां पहुंचते हैं, बाकी सब लोग पहुंचते हैं, ये क्या कैसे होता है, ये भी तो समझने की चीज़ है। तो ये जानबूझकर विश्वविद्यालयों में अशांति निर्माण करने की एक कुछ लोगों की साजिश है, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने कहा है कि तलबा को सियासत से दूर रहते हुए तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। बनाया जाए, इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पे असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले साइकिल वॉक का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में अमित शाह ने कांग्रेस पर शहरियत कानून पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दिल्ली हुकूमत ने दिल्ली को फसादात की एक आग में झोंकने का काम किया। उन्होंने राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि आपकी हर हरकत को दिल्ली के लोग देख रहे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी में कहना चाहता हूं, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे देश भर में इस देश की माइनॉरिटी को गुमराह कर रहे हैं। इस देश के सिटीजनशिप चली जाएगी, आप नागरिक नहीं रह पाओगे। ये जो सीएए है उसमें किसी की भी सिटीजनशिप लेने का प्रावधान ही नहीं है, सिटीजनशिप देने का प्रावधान है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? दिल्ली के युवाओं को गुमराह किया, दिल्ली की जनता को गुमराह किया और दिल्ली को दंगों की आग में झुलसने का पाप एक कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने किया है। दिल्ली की जनता जरूर इस बात का आपसे हिसाब मांगे। राहुल बाबा, आपकी हर हरकत को देश दूरबीन की नजर से देख रहा है कि आप दंगाइयों का साथ दे रहे हैं। और इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जो बात करता है वही बात राहुल गांधी और केजरीवाल भी करते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर भारत मुखालिफ नारा लगाने वालों को बचाने का भी इल्जाम लगाया। जो बात पाकिस्तान करता है वही बात हमेशा राहुल गांधी और केजरीवाल करते। कुछ बच्चों ने नारे लगाए, भारत विरोधी नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। मित्रों, उनको जेल में डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? एक केजरीवाल, उनको जेल में डालने के लिए दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट की है उसकी अनुशंसा नहीं कर रहे हैं, केस नहीं चलने देते। केजरीवाल जी, आप किसको बचाना चाहते हैं? जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं उनको बचाना चाहते हैं? और अब बात झारखंड असेंबली की। झारखंड की नौमुंतखब असेंबली का 3 रोजा इजलास आज से शुरू हो गया है।
पहले रोज़ अबूरी स्पीकर स्टेफन मरांडी ने तमाम नौमुंतखब अरकान को हलफ दिलाया। असेंबली इंतखाबात के बाद 31 दिसंबर को नौमुंतखब 5वें झारखंड असेंबली का मरांडी को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया था। उन्हें गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में ओहदे का हलफ दिलाया था। झारखंड में असेंबली की 81 सीटें हैं। और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में मुनक्किद 37वें तिजारती इजलास में कहा है कि मरकजी हुकूमत ताजिरों के मफादात को मलहूज रखते हुए ई कॉमर्स चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रही है। आपको व्यापार करने में अधिकतम सरलता पैदा हो, यह हमारी सरकार की कोशिश है। अब हाल फिलहाल कुछ जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि कुछ कठिनाइयां भी उसमें पैदा हुई हैं, और मैं उन कठिनाइयों के संबंध में ज्यों ही प्रवीण जी खंडेलवाल अपने डेलीगेशन को लेकर मुझसे मिले थे, मैंने इस संबंध में कॉमर्स मिनिस्टर से चटपट बात की, और मैं आज यह आपको कहने के लिए आया हूं कि चाहे वो एफडीआई की समस्या हो, फ्लिपकार्ट अमेजॉन की, चाहे ई कॉमर्स की उसकी समस्या हो, हमारी सरकार आपके हितों पर किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देगी। यह हमारे लिए प्राथमिकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आसाम हुकूमत से उन इल्जामात पर जवाब तलब किया है जिनमें कहा गया है कि एनआरसी के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर फिरकावाराना बयान दे रहे हैं। मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी कराई कि जिन बच्चों के सरपरस्तों के नाम शहरियत रजिस्टर में हैं लेकिन किसी वजह से बच्चों को शहरियत रजिस्टर में जगह नहीं मिली है, उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। और नाज़रीन, कुछ अहम बैनुल अक़वामी और खेल की खबरों के लिए चलते हैं हमारी साथी साइमा के पास। जी साइमा, क्या कुछ खबरें हैं आपके पास? बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम, हमें काफ़ी अहम और बड़ी खबरों से वाकिफ़ कराने के लिए। जी हाँ, खबरें और भी हैं, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं तिजारत और मईशत की खबरों पर। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विजय माल्या अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा अपनी अर्जाश्त का इस्तेमाल दीगर अदालती मामलों में अपने खिलाफ शुरू की गई दिवालिया कार्रवाई पर रोक के लिए नहीं कर सकते हैं। मरकज़ ने अदालत उज़्मा को इत्तला दी थी कि माल्या ने बरतानिया की अदालत में दिवालिया कार्रवाई में फैसला सुनाने से रोकने के लिए अपनी ज़ेर इल्तवा अर्जाश्त का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस एस बोबडे की सदारत वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। माल्या ने 27 जून को सुप्रीम कोर्ट से अपनी और अपने अकरबा की जायदादों की कुर्की पर रोक लगाने की अपील की थी। माल्या फिलहाल बरतानिया में है। इस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बैंकों के लिए 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज वापस नहीं करने का इल्जाम लगाया है। बरतानिया में माल्या के खिलाफ हवालगी से मुतालिक कार्रवाई जारी है। वहीं भारत में टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनियों में 2019 के दौरान सरमायाकारी 18% बढ़कर $14 अरब यानी कि तकरीबन 99,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा सरमायाकारी दिल्ली NCR और बेंगलुरु में हुई है। तहकीकी व मुशावरती कमेटी HEXGN ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में स्टार्टअप सौदों में 15% की गिरावट रही, जबकि आलमी सतह पर और एशिया में ये गिरावट 27% रही है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने मुल्क भर में 1.03 करोड़ स्मार्ट LED बल्ब लगाए हैं। इससे सालाना 6.97 अरब किलोवाट बिजली की बचत होने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले मुल्क में तवानाई बचाने के लिए उजाला और स्ट्रीट लाइट के कौमी प्रोग्राम की शुरुआत की थी। और अब नजर डाल लेते हैं आलमी खबरों पर। जहां अभी अभी बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर पर $8 करोड़ के इनाम का ऐलान कर दिया है। ये बात ईरानी सदर के करीबी जराये के हवाले से बताई जा रही है। वाज़ेह रहे कि इराकी पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर करके तमाम गैर मुल्की फौजियों को मुल्क छोड़ने को कहा है। अमेरिका के जरिए किए गए हवाई हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद इराक की पार्लियामेंट ने इस करारदाद को मंजूर किया
है। इराक में फिलहाल अमेरिका के 5,000 फौजी हैं। पार्लियामेंट ने हुकूमत से ये भी कहा है कि वो गैर मुल्की फौजियों को इराक की ज़मीन, फ़िज़ा और पानी का इस्तेमाल ना करने दें। इराक की पार्लियामेंट ने हुकूमत से ये भी कहा है कि अमेरिकी फ़ौज के साथ तमाम तरह की इमदाद बंद की जाए। वहीं ईरान के फैसले के खिलाफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त इंतबा देते हुए कहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका बेहद सख्त कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इराक को भी इंतबा देते हुए कहा है कि अगर इराक से अमेरिकी फ़ौज को निकलने पर मजबूर किया जाता है तो वो इराक के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद करेगा। वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तमाम अमेरिकियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते में अमेरिकी शहरियों की हिफाजत के लिए सख्त कदम उठाएंगे। Focused deeply on keeping Americans safe over the long haul. Preserving and protecting defending America is the mission that we have. It may be that there's a little noise here in the interim that the Iranians make the choice to respond. I hope that they don't. President Trump has made clear what we will do in response if they do, that our response will be decisive and vigorous, just as it has been so far. But we're going to take all actions necessary, not only in Iraq, but throughout the region, to protect Americans, American citizens, as well as my diplomats and service members who are serving overseas. We're always going to do the right thing to protect America, and I am confident that the decision we made to take down this terrorist, this designated terrorist who had inflicted so much harm over such an extended period, was the right course of action to reduce risk to America. वहीं अमेरिका के साथ कशीदगी में इजाफे के साथ ईरान ने ऐलान किया है कि वो 2015 के एटमी मुआहदे के तहत आयद पाबंदियों पर अब अमल पैरा नहीं होगा। एक बयान में कहा गया है कि वो अब एटमी आफसूदगी के लिए अपनी सलाहियत और इससे बढ़ाने के लिए दीगर अशिया जमा करने, तहकीक और इसको फ़रोग़ देने के लिए किसी भी पाबंदी को तस्लीम नहीं करेगा। तेहरान में ईरानी काबीना की मीटिंग के बाद ये बयान सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ एक नया मुआहदा करना चाहते हैं जो इसके जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल के फ़रोग पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक लगाए। ईरान ने ऐसा मुआहदा करने से इनकार कर दिया था। और ईरान और अमेरिका के माबैन मौजूदा कशीदगी के दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से बातचीत हुई है। हालात ने इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर लिया है। कशीदगी के सबब भारत गहरी तशवीश में है। दोनों फरीकों ने राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया है। और इसके साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से भी टेलीफोन पर खलिज में तब्दील होते हालात पर बातचीत की है। वहीं इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी हवाई हमले के दौरान हलाक आला ईरानी फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल ईरान के शहर हवाज़ और मशहद के लाखों लोगों का जमे गफ़ीर था। लोगों के हुजूम से जुनूबी व मगरबी शहर में वाक़ एक नदी पर तामीर लंबा पुल गुंजाइश से ज़्यादा भरा हुआ था। सुलेमानी को कल सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दौरान सुलेमानी के एजाज़ में तेहरान में मुनक़िद प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। मशहद शहर में सुगवार लोगों का हुजूम बढ़ने के बाद तेहरान के प्रोग्राम को मुलतवी करना पड़ा है। ईरान के लोग सुलेमानी को 1980 से 88 की ईरान इराक जंग और इनकलाबी फ़ौज कुद्स फोर्स के कमांडर के तौर पर ईरान की मगरबी एशिया मुहिम की क़यादत करने वाले हीरो के तौर पर देखते हैं। वहीं सुलेमानी की मौत के बाद मुतादिद मकामात पर तशद्दुद और एहतजाजी मुजाहिरों की भी खबरें आ रही हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने सुलेमानी की हलाकत के इंतकाम लेने के अज़्म का इयादा किया है और 3 रोज़ के सोग का ऐलान किया है। दूसरी तरफ बरतानिया ने ईरान से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है। और अब चलते हैं खेल कूद की दुनिया की तरफ। जहां आइंदा विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स से कबल ओलंपिक मशल का सफ़र अब स्विट्ज़रलैंड की तरफ बढ़ रहा है। मशल को फ्रांस के बाद स्विट्ज़रलैंड ले जाया गया है। साबिक फ्रांसीसी ओलंपियन थ्री रे ने मशल हाथ में ली है और कॉल्ड्रन को रोशन किया है। इसके बाद मशल को फिर से स्विट्ज़रलैंड ले जाया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड में पहुंचने के बाद साबिक ओलंपियन विंसेंट डी फ्रेसा और विंसेंट गोंते मैनुअल ने भी मशल थामे हुए नजर आए हैं और मशल को लासेंटे ले जाया जाएगा। ओलंपिक मशल आज लॉसेन लाई जा रही है। जुमेरात को विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताई तकरीब मुनक़िद होगी।
और बात करते हैं फुटबॉल की, जहां चेल्सी ने FA कप के चौथे दौर में जगह बना ली है। इतवार को खेले गए तीसरे दौर के मुकाबले में चेल्सी ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-0 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। चेल्सी ने शानदार शुरुआत करते हुए मैच के छठे मिनट में ही 1-0 से सबकत हासिल कर ली। 33वें मिनट में बार्कले ने गोल करके टीम को 2-0 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, जिसके सबब चेल्सी ने मुकाबले को 2-0 से अपने नाम कर लिया। वहीं बाकी की कुछ और अहम और दिलचस्प खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने साथी फ़हीम के पास। जी शुक्रिया साइमा। और नाजरीन, अब दीगर अहम खबरें। और नाज़रीन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। हॉलीवुड स्टार जोकिन फिनिक्स को मोशन पिक्चर में फिल्म जोकर में बेहतरीन अदाकारा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। बेहतरीन मोशन फिल्म का खिताब फिल्म 1917 को दिया गया। अदाकार टॉम हैंक्स को तफरीह की दुनिया में गिरा कदर ताउन के लिए सेसल BD अवार्ड से सरफराज किया गया। ब्रैड पिट को वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। टेलीविजन सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए सबसे पहला अवार्ड ड्रामा यूसुफ को दिया गया है। और साथ ही साउथ कोरिया की पैरासाइट को गैर मुल्की जबान में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड दिया गया। टेलीविजन के लिए बेहतरीन अदाकारी का एजाज दी लाउडेस्ट वॉइस के लिए रेसल को मिला है। टेलीविजन के लिए सपोर्टिंग रोल में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड शर्नोबिल मैसेज के लिए स्टेलियन स्कॉट्सगार्ड ने जीता ये अवार्ड। और बेस्ट परफॉर्मेंस एक्ट्रेस टेलीविजन सीरीज ड्रामा का अवार्ड ओलिया कोलमैन को दिया गया है। और नाज़रीन, मौसम का हाल। और नाज़रीन के साथ शाम 6 बजे का ये प्रोग्राम यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।